मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा पिछले 13 साल से कोमा में हैं। उनकी सांस चलती है, उनकी स्लीप साइकिल भी सामान्य लोगों की तरह काम करती है, यानी वो सोते और जागते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई और हरकत नहीं होती। इतने लंबे वक्त से बिस्तर पर पड़े अपने बेटे को देखते हुए हरीश के माता पिता ने सालों तक अदालतों का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार उन्हें अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनेशिया की मंजूरी मिल गई। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक तेजी से वायरल वीडियो को लेकर काफी भ्रम पैदा हो गया है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग भावुक होकर किसी को अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया गया कि ये हरीश राणा की अंतिम विदाई का वीडियो है और पैसिव यूथनेशिया के तहत उनका लाइफ सपोर्ट हटाए जाने के बाद उनकी मौत हो गई है। लेकिन जब इसे जांचा गया तो सच्चाई बिल्कुल अलग निकली। ये वीडियो हरीश राणा का है ही नहीं। दरअसल ये वीडियो करीब 2 महीने पुराना है और गुजरात की रीताबेन कोराट की अंतिम विदाई का है। रीताबेन की मौत के बाद उनके परिवार ने उनके अंगदान का फैसला किया था और उसी दौरान ये भावुक विदाई का दृश्य रिकॉर्ड किया गया था। यानी सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है कि हरीश राणा की मौत हो चुकी है, वो पूरी तरह से गलत है। असलियत यह है कि हरीश राणा अभी जीवित हैं। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। यहाँ उनके लिए पैसिव यूथनेशिया की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये कोई अचानक होने वाली प्रोसेस नहीं है। इसे सावधानी और संवेदनशीलता के साथ कई चरणों में पूरा किया जाता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में डॉक्टर्स और सूत्रों के हवाले से बताया गया कि हरीश राणा के मामले में ये प्रक्रिया करीब 2 से 3 सप्ताह तक चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एम्स में इसके लिए डॉक्टर्स की एक विशेष टीम बनाई गई। इस टीम का नेतृत्व एनेस्थीसिया और पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सीमा मिश्रा कर रही हैं। टीम में न्यूरोसर्जरी, ऑन्को एनेस्थीसिया, पैलिएटिव मेडिसिन और मनोचिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। हरीश राणा को उनके गाजियाबाद स्थित घर से लाकर एम्स के भीतर स्थित डॉक्टर BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल के पैलिएटिव केयर यूनिट में एडमिट किया गया है। यही वो जगह है जहां उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एम्स से जुड़े डॉक्टर्स का कहना है कि इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया अचानक नहीं होती, इसे धीरे धीरे और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की निगरानी में पूरा किया जाता है। एम्स में ऑन्को एनेस्थीसिया, दर्द और पैलिएटिव केयर विभाग की पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुषमा भटनागर के मुताबिक इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि मरीज को किसी भी हालत में दर्द ना हो, पीड़ा ना हो। डॉक्टर्स के अनुसार सबसे पहले मरीज की वर्तमान स्थिति का विस्तृत आंकलन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि मरीज को किस तरह की जीवन रक्षक सहायता दी जा रही है और उसे हटाने की प्रक्रिया कैसे शुरू की जाए। इसके बाद कृत्रिम पोषण और अन्य सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे कम किया जाता है। साथ ही मरीज को दर्द से राहत देने वाली दवाएं और पैलिएटिव सेडेशन दिया जाता है ताकि उसे किसी तरह की बेचैनी या कष्ट महसूस ना हो। जब जीवन रक्षक उपकरण हटाए जाते हैं तब ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होता है कि मरीज को किसी तरह की शारीरिक या मानसिक पीड़ा ना हो। इस वजह से ये प्रक्रिया कई दिनों तक चल सकती है और हर चरण में डॉक्टर मरीज की स्थिति पर लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं। हरीश राणा के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये 2 से 3 सप्ताह का अनुमान है, लेकिन हर मरीज की स्थिति अलग होती है। अगर किसी चरण में कोई चिकित्सा जटिलता सामने आती है तो उसके अनुसार उपचार या प्रक्रिया में बदलाव भी किया जा सकता है। बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के लिए इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दी थी। उन्हें एम्स में स्थानांतरित करने का निर्देश भी दिया था। हरीश राणा साल 2013 से ही स्थायी कोमा में हैं। उस वक्त वो अपने पेइंग गेस्ट आवास की 4थी मंजिल से गिर गए थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी और वो कोमा में चले गए।
हाल ही में मेडिकल बोर्ड ने ये निष्कर्ष भी निकाला कि उनके हालात को बदला नहीं जा सकता और इसीलिए इच्छा मृत्यु की जो मांग उनके माता पिता की तरफ से की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि उनके जीवन रक्षक उपचार को बंद किया जाए। हरीश राणा के पिता अशोक राणा, जिन्होंने अपने बेटे के लिए सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की परमिशन मांगी थी, पहले ही इस फैसले को बेहद पीड़ादायक लेकिन जरूरी बता चुके हैं। उनका कहना था कि ये फैसला सिर्फ उनके बेटे के लिए ही नहीं बल्कि उन कई परिवारों के लिए भी उम्मीद की तरह हो सकता है जो इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि उनका मानना है ये फैसला जनहित में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे उन परिवारों को राहत मिल सकती है जो लंबे वक्त से असहनीय परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इतने लंबे इलाज से इस परिवार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता गया। पड़ोसियों के अनुसार हरीश के पिता अशोक राणा और उनकी पत्नी निर्मला ने अपने बेटे के इलाज के लिए दिल्ली स्थित अपना घर तक बेच दिया था। 13 साल तक अपने बेटे की देखभाल और इलाज के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश भी की। इस पूरे मामले को समझने के लिए ये भी आपको जानना जरूरी है कि यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु 2 तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यूथेनेशिया में डॉक्टर या कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कदम उठाता है जिससे मरीज की मौत हो जाए, जैसे कि घातक इंजेक्शन देना। पैसिव यूथेनेशिया में मरीज को जिंदा रखने वाले इलाज को रोक दिया जाता है या उसे आगे जारी नहीं रखा जाता। उदाहरण के तौर पर लाइफ सपोर्ट मशीन बंद करना, फीडिंग ट्यूब हटाना या जिंदगी बढ़ाने वाली दवाइयां बंद कर देना। कई लोग मानते हैं कि इन दोनों के बीच नैतिक अंतर है। उनके अनुसार किसी मरीज को जानबूझकर मारना गलत है, लेकिन इलाज रोककर उसे प्राकृतिक तरीके से मरने देना स्वीकार किया जा सकता है। कुछ डॉक्टर भी इस सोच से सहमत होते क्योंकि इससे वो मरीज को शांतिपूर्ण मौत दे सकते हैं बिना सीधे उसकी जान लेने की स्थिति में आए। हालांकि कुछ लोग इस अंतर को सही नहीं मानते। उनका कहना है कि इलाज रोकना भी एक तरह का फैसला ही है क्योंकि अगर किसी मरीज की सांस चलाने वाली मशीन बंद की जाती है तो उसे बंद करने के लिए भी किसी को स्विच दबाना पड़ता है। ऐसे में मरीज की मौत का कारण सिर्फ बीमारी ही नहीं बल्कि मशीन बंद करना भी बन जाता है। इस सोच के अनुसार एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया के बीच ज्यादा फर्क नहीं क्योंकि दोनों ही स्थितियों में नतीजा एक ही होता है, मरीज की मौत। कुछ दार्शनिक तो ये भी कहते हैं कि कई मामलों में एक्टिव यूथेनेशिया कम दर्दनाक और ज्यादा मानवीय हो सकता है क्योंकि इससे मरीज को लंबी पीड़ा से जल्दी मुक्ति मिल सकती है। लेकिन इन कानूनी और नैतिक बहसों से अलग इस पूरी कहानी के केंद्र में एक परिवार का दर्द है। ऐसे माता पिता का दर्द जिन्होंने 13 साल तक अपने बेटे को बिस्तर पर पड़े देखा, हर दिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण के साथ जिया और आखिरकार उसी बेटे के लिए अदालत से मौत की इजाजत मांगनी पड़ी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।